हेलो एवरीवन। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आज हम ये पढ़ेंगे और हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हैं। खासकर से ये मैं रीडिंग कर रहा हूँ यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नियर है और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी अर्थव्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम रीडिंग करेंगे ताकि कोई उसको रीडिंग आसानी से वो देख सके, सुन सके और उनका रिवीजन हो जाए। तो रीडिंग करने से हमें बहुत ही फ़ायदे होते हैं। पहला तो रीडिंग करने से हमें उस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाता है। हम बेसिक उसके आउटलाइन को समझ जाते हैं। तो पहले हम रीडिंग करेंगे, इसके बाद फिर से समझेंगे। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हम ये आज ये अध्याय को रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। आर्थिक कार्यों के क्या क्षेत्रक होते हैं इसको हम समझेंगे। निम्न चित्रों को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने के लिए एक तरीका है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर हम इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर यानी कि आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डाकिया हैं का काम। दूसरा हम देख सकते हैं ये कूली हैं, ये एग्रीकल्चर से यानी किसान हैं और यहाँ पे मिट्टी के ईंट बन रहे हैं। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी जहाँ पे अलग अलग समूहों में काम किया जा रहा है उन्हें क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर उन्हें अनेक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ से हम शुरू करें, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक अ, प्रा- प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती, ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। ये मुख्य रूप से वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पाद में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्रकार प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। तो यानी जो प्राकृतिक उत्पाद यानी खनिज अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उन्हें प्राकृतिक क्षेत्रक कहते हैं। प्राकृतिक क्षेत्रक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कोई भी वस्तु हम बनाते हैं या उसको
उत्पादन करते हैं तो वो हमारा प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। इसे प्राकृतिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? अब समझेंगे कि भैया ये प्राथमिक क्यों है। क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। इन्हें प्राकृतिक कहा जाता है क्योंकि ये इससे ले जाकर या इससे हम लोग कुछ बना सकते हैं, कुछ चीज निर्माण कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्राकृतिक के जो उत्पादन है या तो हमें कृषि से मिलेगा या डेयरी से मिलेगा या मछली यानी मत्स्य और वनों से प्राप्त होगा। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आता है यानी प्राथमिक क्षेत्र के बाद दूसरा हमारा होता है द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित यानी बदल दिया जाता है। प्रथम यानी कि यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से कुछ चीज हम लाएंगे और उससे बना देंगे दूसरा चीज। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम आप समझें तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र से ये सीधे प्राथमिक क्षेत्र से ये द्वितीय क्षेत्र में आ रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर हमारे पास कोई है प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है, यानी अगर हमको कपास मिला तो हम द्वितीय क्षेत्र में कपास से कपड़े बना लेंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास अनाज है तो उससे हम भोजन बना सकते हैं। इसी तरह से हम शुगर हम बना सकते हैं। तो जो चीज़ हम बना देते हैं प्राथमिक क्षेत्र की हेल्प से वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे हमारे पास अगर मिनरल है, आयरन है, लोहा है तो उससे हम लोग कार बना सकते हैं। पेड़ है, लकड़ी है तो उससे हम लोग लकड़ी की बनी हुई चेयर निर्मित कर सकते हैं। जो चीज़ें निर्माण क्षेत्र में है या निर्माण क्षेत्र की हैं, निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं को निर्मित वस्तुएं या वस्तुएं उत्पादित करता है उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र, तो इस प्रकार हम लोग यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं है बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। ये प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे गन्ने को कच्चे ये देखिए कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उपर्युक्त दो क्षेत्रकों से विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिक द्वितीयक एवं दैट मीन्स प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। तो आइए हम थोड़ा इसको समझते हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेता जैसे प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रकों या ट्रेनों या परिवहनों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने के लिए
कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने के लिए आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा भी सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और ये तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होता है। तो सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यक होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये सब हमारी तृतीयक क्षेत्र कि सेवा क्षेत्र में आती हैं। तो यहाँ पे तालिका है, इस तालिका को फिल करना है। यद्यपि आर्थिक गतिविधियाँ तीन विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं तालिका, जैसे यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है और यह क्या प्रदर्शित करता है। कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। तो इसी तरह से कल्पना करें यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं और कपास की कीमत गिर जाएगी। तो एक दूसरे पे सब लोग डिपेंड है। इसी प्रकार जैसे हम लोग तीसरा ये देखें कि किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें यदि उर्वरकों और कंपोस्ट की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। किसान इस लाभ कम ले पाएंगे भाई कि जब ज़्यादा रेट हो जाएगा तो वो फसल जो ग्रो होगी वो, मान लीजिए फसल जितनी ग्रो होती है वो तो होगी, लेकिन उसको ग्रो कराने में ज़्यादा खर्चा कर दिया गया। किसान जो है अब मेहनत कर रहा है, उसे ट्रैक्टर में जो डीजल लग रहा है वो ज़्यादा हो गया तो का रेट बढ़ गया। पंप सेट है, बिजली बिल ज़्यादा हो गई, कीटनाशक दवाइयों का रेट अगर बढ़ गया, ये सब चीज़ें जो उसमें खाद डाली जा रही हैं सब बढ़ेंगे तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। तो खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों को लाभ कम होगा। क्लियर है इसमें? अब दूसरा मतलब यहाँ पे औद्योगिक और सेवा क्षेत्रकों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दे तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से सब एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इन पर विचार करें। जैसे विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता दिखाते हुए उपयुक्त सारणी को भरें। अब ये सब चीज़ें हमें करना है। पुस्तक में वर्णित उदाहरणों के विभिन्न उदाहरण के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों में अंतर की व्याख्या करनी है।
निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में अब हमें डालना है। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तो समझते हैं कि तीनों क्षेत्रकों की तुलना, जब तीनों क्षेत्रकों की हम तुलना करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, अ, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे हम प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। अब जैसे कि कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचर जो भी चीज़ें बने हैं, अगर कंपनियां नहीं होती तो वो भी कैसे बन सकती। लेकिन मुझे इस गेहूं का मूल्य प्राप्त करना, और जैसे ये है, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया है। किसान को तो चाहिए ही। तो ये सब चीज़ें आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देखिए, अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। जैसे यदि 10 किग्रा गेहूं 20 रुपया प्रति किग्रा की दर से, यदि 10,000 किग्रा गेहूं 20 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए या बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 2 लाख होगा। 2 लाख होगा। 15 रुपया प्रति नारियल की दर से पाँच 5,000 नारियल का मूल्य 75,000 होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित उत्पादित और बेची गई वस्तुएं की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 25 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का
उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है, इसको समझते हैं। यदि दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, तो मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। यदि दैट मीन्स कि बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 80 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 25 रुपया शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में फिर आटा के रूप में। अंततः अंतिम अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्रक के कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद ही कहते हैं। यानी कि अगर हम अलग अलग क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग घऊ कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा हो गया। अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसी कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान करता है। हाल ही में सरकारी 3 क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर तीनों क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धित जीवीए के योगदान को वैश्विक प्राथमिकताओं के समान प्रयोग किया है। जीवीए करों तथा सब्सिडी के लिए समायोजन के बाद अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के योगदान को मापता है। आप जीवीए और जीडीपी के अंतर के बारे में अधिक जानकारी हम लोग मतलब इस कक्षा 10 में नहीं है, अभी उच्चतर कक्षाओं में मिलेगा। यहाँ पर हम 3 क्षेत्रकों के माध्यमिक, द्वितीयक और तृतीयक में उत्पादित वस्तुएं आप लोगों को हम बता दें कि ये इस कक्षा 10 की किताब पढ़ने के बाद मैं फिर 11 और 12 यानी 11 और 12 की भी किताब को पढ़ूंगा और जल्दी जल्दी हम पढ़ के इसको रीड करके ख़त्म कर देंगे, ताकि इस वीडियो को बार बार आप
स्पीड में करके सुन सकें और सुनकर इसके बेसिक नॉलेज को प्राप्त कर सकें, जो आपके बहुत से एग्जामों में काम करेगा, खासकर यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, बहुत से जगह। और जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनके लिए भी काम करेगा। इसके बारे में समझेंगे। क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन। स्कूल के छात्र जो हैं, चाहे कक्षा 10 हो, 11 हो, 12 हो, या कोई भी हो, चाहे वो किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने समझा सकल घरेलू उत्पाद क्या है, प्रथमक, द्वितीयक, तृतीयक। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक नॉलेज यहाँ से प्राप्त कर लेंगे और इसको अपने परीक्षा में टैकल करके उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन। समानतः अधिकांश विकसित देशों समानतया अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता, यानी कि आर्थिक सक्रियता मतलब जो आर्थिक मजबूती होती है, आर्थिक सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक होता है भाई। जहाँ जिसके यहाँ पे गन्ना उत्पादन ज़्यादा हो, चीनी का वहाँ ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा। कपास का उत्पादन ज़्यादा है तो कपड़े ज़्यादा बनने लगेंगे। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक, सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़ने लगे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश वस्तुएं प्राथमिक उत्पाद थीं, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रयास होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्र का महत्व परिवर्तित हो गया। यानी जब लोग कारखानों में काम करने लगे तो काम करने में जो जो भी काम किए तो काम बढ़ने लगा। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखाना में सस्ती दरों पे वस्तुएं मिलने लगी और इस्तेमाल करने लगे लोग, तो कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका यानी कि जब जितने समय काम करना था उससे ज़्यादा समय, अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। सेवा क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित है। यानी कि जैसे कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा
गया है, भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, जैसे ये है हमारे पास प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हमारा ब्लू लाइन से है और द्वितीयक रेड है, तृतीयक ग्रीन है। तो अगर ध्यान से देखें तो अब तृतीयक की संख्या ज़्यादा होगी, ये तृतीयक है, और ये हमारा क्या है, द्वितीयक है, और ये हमारा क्या है, 17-18 में हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। और अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें कि 1977 और 78 में, तो ये संख्या ज़्यादा थी, यानी प्राथमिक क्षेत्र हमारा ज़्यादा कार्य में था, लेकिन बाद में चल के प्राथमिक क्षेत्र कम होने लगा और अब सेवा क्षेत्र उससे ज़्यादा हो गया, फिर उससे भी ज़्यादा क्षेत्र हमारा, सॉरी, निर्माण क्षेत्र है। ये द्वितीय क्षेत्र हमारा निर्माण क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है ये आलेख। यह 2 वर्षों, जैसे एक 1977-78 और 2017-18 के उत्पादन को दिखाता है। हमने इन 2 वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक हैं। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है, यानी कि उत्पादन उत्पादन करने वालों की मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे आओ इन पर विचार करें। जैसे आलेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित उत्तर, जैसे 1977 से 78 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था, तो प्राथमिक था। और 2017-18 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन हो गया, तो वो हो गया तृतीयक, यानी तृतीय क्षेत्र हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि है? 2017-18 में भारत का जीडीपी क्या है? तो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। 1977-78 और 2017-18 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन हुई। परिणामतः वर्ष 2017-18 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रों को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कारण, मतलब इसके कई कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो सन 1977-78 और 2017-18 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है? इससे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, इस पे हम सबको विचार करना चाहिए। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं, जैसे अस्पताल, शैक्षिक सेवाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बीमा कंपनी इत्यादि की सेवाएं आवश्यक होती हैं। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीयक, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ,
विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसे हम अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और अनेक प्रकार के कारणों की चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि क्षेत्र की सेवा सभी सेवा में समान रूप में समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों जैसे परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। अगर मतलब ऐसी सेवा में वो लोग इसलिए लगे हैं क्योंकि वो दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है, कोई दूसरा काम करने के कोई अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब हम लोग अगले खंड में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? तो जीवीए जीवीए में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत है। ये आलेख 2 में, ये रहा हमारा आलेख 2 ऊपर है। तो आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे ये हमारा आलेख हो गया, आलेख जीवीए में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी का परसेंटेज, जैसे 1977 78 और 2017 18। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक क्षेत्र जो था वो लगभग यहाँ यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी 45 लगभग 49% मान लें, या 48% था। और द्वितीय क्षेत्र जो है वो हमारा लगभग 20% है, या 21%। और तृतीय क्षेत्र जो हमारा है वो है 30%। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि 2017-18 में तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो हो गया वो ओनली 20%, द्वितीय क्षेत्र जो है वो 30%, और तृतीय क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो हो गया हमारा सीधे 50, यानी कि 50%। तो ये आरेख हमें भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1977-78 और 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, जिसका कारण ये है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। सृजन मतलब होता है उत्पादन, यानी कि सृजन नहीं हुआ मतलब नया चीज नहीं बना। यद्यपि इस यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं और औद्योगिक उत्पाद में तीन गुना तीन गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि, परंतु रोजगार में 5 गुना से ही कम वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
जिसका जीवीए में योगदान लगभग एक छठा भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीवीए में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लोग लगे हुए हैं? यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं, तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटी किसान लक्ष्मी उदाहरण लेते हैं। मतलब एक छोटी किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर अभिसंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। इसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु महत्वपूर्ण रोजगार किसी को भी महत्वपूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों को बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। खुली बेरोजगारी इस जिनके पास कोई काम नहीं है और बेकार बैठे हैं उनको खुली रोजगारी कहेंगे। जिनके पास थोड़ा बहुत काम है और कर रहे हैं, तो मान लीजिए छिपी हुई बेरोजगारी हो गई। बहुत ही अच्छी बात। इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को कुछ मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। अतः 2 लोग के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में काम करने के लिए काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों को भी अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं, और अन्य लोग सुविधाजनक विषय काम करते हैं। इनमें से कई रोजाना काम नहीं रोजाना काम नहीं पाते। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़क पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता पूरा दिन बहुत कम कमा पाते हैं। यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है।
सकल मूल्य वर्धित रोजगार में हिस्सेदारी। आगे बढ़ते हैं हम। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। उपर्युक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रक व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाएगी। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50-50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इसे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अन्य अवसर सृजित हो सकते हैं। अल्प बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास है, अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और क्रिया कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसान को ही उत्पादन रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए पंप सेट की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकार से पैसा उधार लेना होगा और ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधारों के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 मुद्रा एवं साख में आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। हम एक अन्य तरीके से हम इन एक हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। उनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए
शहरों में विक्रय करने के लिए दाल दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू, यानी शीत भंडारण मतलब यहाँ पे कोल्ड स्टोर की बात की जा रही है, वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकेंगे और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकेंगे। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहर संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों का शुरुआत कर सकते हैं, यानी जाएंगे वहां से शहद इकट्ठा करेंगे, संग्रह कर लेंगे, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करता है। आपके विचार में आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? तो ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है। इनमें से 51% के लगभग 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, यानी 50% नहीं, मतलब 49% नहीं जाते हैं। शेष खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रम के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग यानी पूर्व, वर्तमान में अब ये नीति आयोग बन गया है। आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षक क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकतर डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना उद्योग जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए रोजगार उद्योग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है, यानी कहा जाता था। जो मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों
उन सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है, को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई थी। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी गई थी जिनसे भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। 2025 में इस अधिनियम का स्थान विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन यानी विकसित भारत जी राम जी 2025 विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन विकसित भारत जी राम जी 2025 ने ले लिया। तो विकसित भारत, अब आर से रोजगार, जी से गारंटी और आजीवन मिशन। विकसित भारत 2025 ने ले लिया, इसी साल ये 2025 में मनरेगा का नाम चेंज करके विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन कर दिया गया। आपके विचार में मनरेगा या विकसित भारत जी राम जी 2025 को काम का अधिकार क्यों कहा गया है? ठीक है, इन पे विचार करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या हैं? क्या कोई नियम और विनियम है? क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है? देखिए यहाँ पे कांता कांता एक कार्यालय में काम करती है। वो सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता परिवार को कार्यालय नहीं जाती कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब यहाँ पे देखिए कमल कमल है। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता जिसमें दुकान में नियुक्त के बारे में कहा गया। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है या हटने के लिए कह सकता है। क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थिति में अंतर देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है।
इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि। अब देखिए ये पूछा जाता है संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया कार्यविधि कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिकतर काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। असंगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आम तौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति कर वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपना अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे एवं सीमांत किसान, फसल
कटाईदारों एवं कारीगरों जैसे बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भंडारण सुविधा और विपणन मतलब मार्केट केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योग को कभी भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद का विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाते हैं। यानी कि आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। उनको भाई संरक्षण देना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों लोगों को मतलब कुछ न कुछ संरक्षण देने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़ी जातियों से है, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर सामाजिक भेदभाव सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? याद करें। ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमतों पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि वे चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इस
इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्रों, बिजली आदि का निर्माण। जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्रों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं समर्थन जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। सरकार सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। हमने हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणवत्ता शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से एक चौथाई गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा 36, मध्य प्रदेश 43 और शिशु मृत्यु दर विश्व में कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधा एवं भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया अपेक्षित भागों की देखभाल करे। तो सारांश, इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में से किससे संबंधित हैं। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यदि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलता है। हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य है। तो आर्थिक विकास की समझ हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2। अब हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3।